सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि आखिर अंध भक्तों का निर्माण क्यों किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि चालाक लोग अंध भक्तों का निर्माण करते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर है ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसे मैं सामान्य शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा या बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर अंध भक्तों का निर्माण क्यों किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात आप समझिए कि जब किसी अल्पसंख्यक समाज को बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाना होता है, तब अल्पसंख्यक समुदाय के सामने ये सबसे बड़ा संकट होता है कि आखिर इस बहुसंख्यक समाज को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो गुलाम बनाने के लिए उसे दो महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं। पहला काम रहता है कि उसे ऐसे सिद्धांत, विचारधारा और परंपराएं बनानी पड़ती है जो कि बहुसंख्यक समाज को गुलामी की ओर ले जाए। तो उन सिद्धांत, विचारधारा और परंपरा का निर्माण करना होता है। यह पहला काम अल्पसंख्यक समुदाय को करना होता है। दूसरा काम जो उसे करना पड़ता है वो है कि बहुसंख्यक समाज लंबे समय तक गुलाम बने रहे। तो लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है। और तीसरा काम अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जो उन्हें करना पड़ता है बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, वो ये है कि उन गुलामों में से, यानी जो बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज में से उस गुलामी के विरोध में विद्रोह करने वाले लोग खड़े ना हो जाए, विद्रोह निर्माण ना हो जाए, इसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण काम अल्पसंख्यक समुदाय को करने पड़ते हैं। तो इसमें जो पहला काम है वो है विचारधारा, सिद्धांत और परंपरा का निर्माण करना, जिससे बहुसंख्यक समाज गुलाम बना रहे या बहुजन समाज गुलाम बना रहे। ये काम तो आसान है, लेकिन बहुसंख्यक समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने का कार्य ये कठिन काम है। और फिर विद्रोह भी ना निर्माण हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज में अंध भक्तों का निर्माण करता है। अंध भक्तों का निर्माण क्यों करता है? ताकि बहुसंख्यक समाज गुलाम बना रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय ने गुलामी के सिद्धांत बनाए, विचारधारा बनाई, परंपरा बनाई, लेकिन उन सिद्धांत और विचारधारा को मानने वाले अगर बहुसंख्यक समाज में लोग ही नहीं होंगे, तो उस सिद्धांत विचारधारा का कोई मतलब तो है नहीं। उसको मानने वाले लोग होने चाहिए। और फिर जब मानने वाले लोग हो तो ऐसे भी मानने वाले लोग होने चाहिए जो कि बिना बुद्धि, बिना तर्क और बिना प्रश्न किए, बिना प्रति प्रश्न किए उस विचारधारा को निरंतर मानते रहे। तब तो गुलामी लंबी चलेगी ना। तब तो बहुसंख्यक समाज या बहुजन समाज लंबे समय तक गुलाम बना रहेगा। तो ये स्थिति कब पैदा होगी? जब उस बहुसंख्यक समाज में अंध भक्तों का निर्माण किया जाएगा। और वो अंध भक्त किस बात के होंगे? गुलामी के सिद्धांत और विचारधारा को आग बंद करके फॉलो करने वाले जो लोग होंगे। तो ऐसे अंध भक्तों का जब निर्माण किया जाएगा तब तो गुलामी लंबे समय तक चलेगी। इसलिए वो अंध भक्तों का निर्माण करते हैं। तो ये अंध भक्तों का जो निर्माण होता है, तो ये अंध भक्त कोई नैसर्गिक प्रक्रिया तो है नहीं। ये कोई माँ के पेट से तो अंध भक्त होके पैदा होता नहीं है, और ना ही कोई ये आनुवंशिक प्रक्रिया है कि बाप से बेटे में आ जाएगा। तो ये अंध भक्त जो है ये कोई जन्मजात नहीं होता है, बल्कि अंध भक्त बनाने की एक प्रक्रिया होती है। तो वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उस प्रोसेस को अपनाता है जिससे कि बहुसंख्यक समाज में अंध भक्तों का निर्माण हो, और उस प्रोसेस को अपनाकर बहुसंख्यक समाज में बड़े पैमाने पर अंध भक्तों का निर्माण करता है। अब जब अंध भक्तों का निर्माण होता है तब उनकी गुलामी दीर्घकालीन हो जाती है। इसे अगर एक लाइन में आप कह सकते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास ना हो, इसके लिए अंध भक्तों का निर्माण किया जाता है। गुलामों को गुलामी का एहसास ना हो, तो जब वो अंध भक्ति में लीन हो जाते हैं तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो जिस चीज को मान रहे हैं, जिस मान्यता को मान रहे हैं, जिस परंपरा या सिद्धांत को मान रहे हैं, वो एक्चुअल में गुलामी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो बिना प्रश्न किए, बिना तर्क के, बिना बुद्धि का उपयोग किए केवल उसको मानते रहते। तो ये सारा जो काम है ये अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए करता है, और इसी कारण उन्हें अंध भक्त बनाने की उन्हें आवश्यकता पड़ती है।
और फिर दूसरी बात, वो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय या दुनिया का भी ये जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें कि किसी भी चीज का 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय अगर बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाए रखना चाहता है तो 100% बहुसंख्यक समाज उस बात को मान जाएगा और गुलामी को स्वीकार कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ तो लोग होते हैं जो उसके विरोध में खड़े होते हैं, उसके विरोध में विद्रोह करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की जो सत्ता है उसको ललकारते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय इस बात को भी ध्यान रखता है कि उनके अंधभक्त इतने अधिक संख्या में होने चाहिए कि वो विद्रोह करने वालों पे भारी भारी पड़े। इस बात का भी वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर उनके जो अंधभक्त है वो अगर अधिक संख्या में नहीं हुए तो विद्रोह करने वाले तो हावी हो जाएंगे, तो फिर इनकी गुलामी की व्यवस्था तो समाप्त हो जाएगी, वो तो आजाद हो जाएंगे। इसलिए उन्हें गुलामी को अंधभक्ति के रूप में स्वीकार करने वाले अंधभक्तों की संख्या का अनुपात भी बनाए रखना पड़ता है। उनका अनुपात जितना अधिक से अधिक होगा, गुलामी उतनी ज्यादा दीर्घकालीन होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अंधभक्तों का निर्माण करते जाते हैं और इतनी अधिक संख्या में अंधभक्तों का निर्माण करने का उनका प्रयास होता है कि अगर उस गुलामी की व्यवस्था के विरोध में अगर कोई विद्रोह करता है, विरोध करता है, आंदोलन चलाता है, तो अंधभक्त ही उसको दबा दे, ऐसा वो सोचकर या इस बात को ध्यान में रखकर वो अंधभक्तों की संख्या को निरंतर बनाए रखते हैं। तो इस कारण दुनिया में अंधभक्तों का निर्माण किया जाता है। किस कारण? कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय को, बहुजन समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए अंधभक्त बनाने की फैक्ट्री चलाता है, प्रोडक्शन निरंतर करते रहता है अंधभक्तों का। जो अंधभक्त बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंधभक्त कैसे बनाया जाता है, उसमें डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अब अंधभक्त क्यों बनाया जाता है, तो उसका मूल कारण बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए। तो इसके समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण एनालिसिस ऑफ कास्ट में है, जाति भेद का उच्छेद। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने रोम जो देश है उस रोम का उन्होंने उदाहरण दिया। अब उन्होंने जो उदाहरण दिया तो उस उदाहरण को विस्तार से जानने के लिए मैंने रोम का थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहा। तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूं, बाद में फिर बाबा साहब ने किस बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रोम के जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, वहां का जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम रोम की सामाजिक व्यवस्था को जानते हैं। तो जो प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल था ईसा पूर्व के पहले का, तो उस समय रोम में 3 प्रकार के लोग रहा करते थे। एक वो लोग थे जिन्हें पेट्रिशियन कहते थे, दूसरे वे लोग थे जिन्हें प्लेबियन कहते थे, और तीसरे प्रकार के लोग थे जिन्हें गुलाम कहा जाता था। तो रोम में जो वहां का समाज है वो इन 3 भागों में बटा हुआ था, पेट्रिशियन, प्लेबियन और गुलाम। तो इसमें जो पेट्रिशियन थे ये अल्पसंख्यक थे। इनकी संख्या 3 से लेकर 5% के लगभग थी। जो प्लेबियन थे इनकी संख्या लगभग 60 से 70% थी, और जो बचा हुआ 25 से 30% समुदाय था वो गुलामों का था। तो ऐसे 3 समुदाय थे। तो पेट्रिशियन जो अल्पसंख्यक थे ये रोम का शासक वर्ग था। इनका राजनीति और धार्मिक क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण था। ये नोबल फैमिलीज कहलाई जाती थी। इनके पास अपार धन संपदा थी। इनको रोम की आम जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार था, कर लागू करने का अधिकार था। तो कुल मिलाके जो पेट्रिशियन है, जो मात्र 3 से 5% थे, वो रोम का शासक वर्ग था, और केवल वो 3 से 5% लोग, जो कुछ सीमित परिवार थे, वही पूरे रोम के ऊपर अपना शासन करते थे। प्लेबियन जो थे, ये प्लेबियन जो 60 से 70% थे, ये किसानी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, बढ़ई का काम करते थे, और सेना में सैनिक के रूप में होते थे। तो ये प्लेबियन थे, और ये साधारण परिवार थे, जो कि जो शहर का किला होता है या जो मेन जो शहर होता है उसके आउटसाइड में रहते थे। तो प्लेबियन थे।
साधारण परिवार थे और इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बहुत ही मामूली अधिकार थे, जैसे सैनिक का काम करते तो हो सकता है कुछ पेमेंट देते हो, ऐसे बहुत ही मामूली अधिकार उनको दिए हुए थे, लेकिन इसके अलावा कोई अधिकार नहीं था। और तीसरा जो वर्ग था गुलाम, तो गुलाम तो अधिकार का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो गुलाम ही है। तो मेन मुद्दा पेट्रिशियन और प्लेबियन का था। यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जो गुलाम थे, तो एक्चुअल में होता क्या था कि जो पेट्रिशियन है वो टैक्स लगाते थे, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार तो पेट्रिशियनों के पास ही था। तो पेट्रिशियन जब टैक्स लगाते थे या नियम बनाते थे तो प्लेबियन लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाते थे और पेट्रिशियन पर कम लगाते थे। तो प्लेबियन के ऊपर, जिनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते थे, तो उनमें से जो लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनकी फिर संपत्ति छीन ली जाती थी। अब जब संपत्ति छीन ली, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो उसको फिर गुलामों में धकेल दिया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो गुलाम थे वो गुलाम भी मैक्सिमम प्लेबियन ही थे। तो ये प्लेबियन जो है इनको गुलाम की तरह रखा गया था और शासक वर्ग पेट्रिशियन था। तो ये सामाजिक स्थिति थी रोम की। अब हुआ क्या, 594 ईस्वी पूर्व में रोम का जो साम्राज्य था और या वहां की जो राजशाही थी वो समाप्त हो गई। 594 ईस्वी पूर्व में रोम का जो अंतिम राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में रोम को रोम राजशाही से हटाकर रोम गणराज्य में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो जब रोम गणराज्य के रूप में बनाया जाता है तो उस गणराज्य में सारे के सारे पेट्रिशियनों का ही अधिकार हो जाता है। पेट्रिशियन पहले से शासक वर्ग थे। जब रोम गणराज्य बनता है तो पेट्रिशियन ही उसमें सत्ता में पूरी तरीके से काबिज हो जाते हैं। जब काबिज हो जाते हैं तो प्लेबियनों को लगता है कि भाई रोम की राजशाही चली गई, रोम में रोम गणराज्य स्थापित हो गया, लेकिन उसमें हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो जैसे के वैसे ही है, हम तो साधारण परिवार है और इन्हीं के नीचे रहकर काम करना पड़ रहा है, यही शासक है। तो ये उनके मन में यह असंतोष निर्माण होना शुरू होता है। और जब असंतोष निर्माण शुरू होता है तो 594 ईस्वी पूर्व से लगभग 15 साल बाद, 15 साल यानी 409 ईस्वी पूर्व, लगभग 409 ईस्वी पूर्व में प्लेबियन पेट्रिशियन के विरोध में विद्रोह खड़ा कर देते हैं, यानी आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। वहां से आंदोलन की शुरुआत होती है। तो प्लेबियनों का ये कहना रहता है कि जो रोम गणराज्य है उस रोम गणराज्य में हम प्लेबियन जो है हमारे भी प्रतिनिधि होने चाहिए, हमारी भी बात रखने वाले लोग होने चाहिए, केवल पेट्रिशियन ही नहीं होने चाहिए। तो ये उनकी मांग होती है। इसके लिए वो अपने समाज में जागृति का अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। तो जो रोम गणराज्य था उस रोम गणराज्य में वाणिज्य दूत करके एक मुख्य पद होता था और वाणिज्य दूत का जो पद होता था वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था रोम गणराज्य में। तो प्लेबियन का ही कहना था कि आप पेट्रिशियन का वाणिज्य दूत है, इसके पास ही सारे पावर है, तो हम प्लेबियनों का भी वाणिज्य दूत होना चाहिए ताकि वो प्लेबियनों के समर्थन में फैसले ले सके, नियम कायदे कानून बना सके। तो इसके लिए ये आंदोलन चलता है। तो लगभग 200 साल तक यह आंदोलन चलता है प्लेबियंस द्वारा। जब 200 साल तक आंदोलन चलता है तो इस संघर्ष को इतिहास में नाम दिया गया है, वो नाम है कन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर। द कन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर, ये उस संघर्ष का नाम है। ये 200 साल तक चलता है। जब 200 साल तक चलता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि रोम गणराज्य के ऊपर हमला होने की स्थिति आती है या उनके ऊपर युद्ध की स्थिति आती है। तो ऐसे समय में फिर प्लेबियन, चूंकि सैनिक हुआ करते थे, किसान सैनिक और मजदूर होते थे, तो प्लेबियन जो है सैनिक होते थे। तो प्लेबियन सारे मिलकर कहते हैं कि अगर रोम गणराज्य के ऊपर संकट आया है, युद्ध की स्थिति आई है, तो हम सैनिक लड़ने को तैयार नहीं है। जब तक आप हमें अधिकार नहीं देंगे, सीनेट में हमारा व्यक्ति नहीं रहेगा, वाणिज्य दूत नहीं रहेगा, वाणिज्य दूत जाएगा नहीं, तब तक हम नहीं लड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में पेट्रिशियन फंस जाते हैं, क्योंकि एक तो पेट्रिशियनों की संख्या 3 से 5% होती है। पहली बात, संख्या कम है। दूसरी बात, उनके अंदर सैनिक का गुण नहीं होता है। वो तो जो है शासन करते चले आ रहे हैं, सैनिकों को तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। सैनिकों का सारा
जो कार्यभार है वो तो प्लेबियन संभालते थे। तो पेट्रिशियन इसमें इस स्थिति में फंस जाते हैं कि अगर प्लेबियन को अधिकार दे दिए तो फिर सत्ता में बंटवारा हो जाएगा, और अगर नहीं दिया अधिकार तो जो दुश्मन है वो हमला कर देगा तो पूरा राज्य ही चला जाएगा, सत्ता वैसी भी चली जाएगी। तो इस स्थिति में पेट्रिशियन फंस जाते हैं। तो जब फंसते हैं तो फिर पेट्रिशियन प्लेबियनों को कहते हैं कि ठीक है, हम आपस में बात करके मिलजुल कर इस समस्या का हम लोग समाधान निकालते हैं। तो जब संघर्ष की शुरुआत की थी उसके 200 साल बाद ये स्थिति आई, तो उस समय फिर वो बैठक रखते हैं। तो उस बैठक को कहा जाता है द लॉ ऑफ द 12 टेबल। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का इंग्लैंड में मीटिंग हुई थी अधिकारों को लेकर, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसी तरह वहां पर प्लेबियन और पेट्रिशियनों की मीटिंग हुई, जिसको द लॉ ऑफ 12 टेबल कहते हैं, 12 टेबल। तो उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग होने पर पेट्रिशियंस ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, प्लेबियनियों को कहते हैं कि आप ऐसा करो कि आप अपनी एक समिति बनाओ, अपनी एक गवर्नेंस बनाओ, और फिर आप लोग उस आपके प्लेबियन में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करो जिसे कि वाणिज्य दूत बनाया जा सकता है। आप अपना एक प्रतिनिधि चुनो और उसे फिर वाणिज्य दूत बनाया जाएगा। साथ में प्लेबियन जिसको चुनेंगे, चुनाव करेंगे, तो उस वाणिज्य दूत को वीटो करने का भी अधिकार होगा। अब ये जो वीटो पावर होता है ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि पूरे रोम देश में आम जनता के लिए अगर मान लीजिए कोई नियम लागू करना है तो एक तरफ पेट्रिशियन का वाणिज्य दूत होगा, दूसरी तरफ प्लेबियन का वाणिज्य दूत होगा। तो ये दोनों के दोनों जो प्रतिनिधि है ये किसी नियम के ऊपर सहमत होंगे तभी वो नियम लागू होगा, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा। अगर प्लेबियन के जो वाणिज्य दूत है उसको वीटो पावर का अधिकार होगा तभी तो वो पेट्रिशियन के वाणिज्य दूत द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है उसका विरोध कर सकता है और वो नियम लागू नहीं होगा। अगर वीटो पावर का अधिकार ही नहीं होगा फिर तो उसके वाणिज्य दूत बनने का कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि पेट्रिशियन का वाणिज्य दूत तो पेट्रिशियनों के फेवर में और प्लेबियन के विरोध में नियम पारित कर देगा। तो वीटो का पावर भी दिया गया। तो उस द लॉ ऑफ द 12 टेबल में ये डिसाइड हुआ कि प्लेबियन अपना वाणिज्य दूत चुनकर भेजे। तो ये प्लेबियन के लिए तो बहुत बड़ा अधिकार था, जो वो 200 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा अधिकार था। तो उन्होंने अपने में से वाणिज्य दूत चुनने की प्रक्रिया को शुरू किया। अब यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब प्लेबियनों को यह अधिकार मिल गया कि वो वाणिज्य दूत चुनकर सीनेट में भेज सकते हैं, जहां पर एक तरफ पेट्रिशियन का वाणिज्य दूत होगा, दूसरी तरफ प्लेबियन का वाणिज्य दूत होगा, तो बाबा साहब ये प्रश्न करते हैं कि क्या प्लेबियनों को वाकई में ईमानदार, शक्तिशाली और दमखम रखने वाला एक शक्तिशाली प्रतिनिधि मिला वाणिज्य दूत के रूप में, जो कि प्लेबियनों के अधिकारों की आवाज बड़े स्तर पर उठा सके, उनके लिए लड़ सके, पेट्रिशियनों से मुकाबला कर सके? क्या ऐसा प्रतिनिधि प्लेबियनों को मिला? यह प्रश्न बाबा साहब अम्बेडकर एनिलिशन ऑफ कास्ट में करते हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्लेबियनों को ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला। तो फिर क्यों नहीं मिला? तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि पूरे रोम देश में, रोम राज्य में ऐसी मान्यता थी वहां की प्रजा की, जो आम जनता थी, उनकी ये मान्यता थी कि कोई भी अधिकारी हो, यानी कोई भी ऐसा संवैधानिक पद हो जो वहां पर संवैधानिक तो नहीं लेकिन जो गणराज्य का जो पद है, जो महत्वपूर्ण पद है, तो उस पद पर किसी व्यक्ति की अगर नियुक्ति कर भी दी जाती है तो वो व्यक्ति तब तक अपने कार्यभार को नहीं संभाल सकता जब तक डेल्फी का ओरेकल मंदिर की जो देवी है वो देवी रिकमेंड ना करे या देवी उसकी घोषणा ना करे कि ये उस लायक है कि कार्यभार संभाल सकता है। तो आम जनता जो थी उनकी क्या मान्यता थी कि डेल्फी का ओरेकल मंदिर जो है, उस मंदिर की जो देवी है, उस देवी के माध्यम से यह मान्यता मिलनी चाहिए कि हाँ ये कार्यभार संभाल सकते हैं, तभी उसे नियुक्त तब किया जा सकता है, तभी उसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसा आम जनता की मान्यता थी। अब डेल्फी का ओरेकल जो मंदिर है तो वहां की देवी ये घोषणा कैसे करेगी? देवी तो पत्थर की है, वो तो मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति यह घोषणा कैसे करेगी कि
ये जो वाणिज्य दूत है ये कार्यभार संभालने लायक है नहीं है, या उसका रिकमेंड कैसे करेगी, घोषणा कैसे करेगी? तो पत्थर की मूर्ति तो नहीं कर सकती। लेकिन उस डेल्फी के ओरेकल मंदिर में जो पुजारी थे वो पुजारी इसकी घोषणा करते थे। अब जो मंदिर के पुजारी थे वो सारे के सारे पेट्रिशियन थे, तो मामला यहां उलझ गया था। तो मंदिर के सारे पुजारी पेट्रिशियन थे। अब प्लेबियन जिन्होंने 200 साल तक संघर्ष किया, उन्होंने अपने में से ईमानदार व्यक्ति को चुनकर भेजा। चुनकर भेजने के बाद जब वो ईमानदार शक्तिशाली व्यक्ति को, जो सच्चा प्रतिनिधि है, उसको चुनकर भेजते थे, तो मंदिर के जो पेट्रिशियन पुजारी है वो ये डिक्लेयर करते थे कि देवी को ये वाणिज्य दूत मंजूर नहीं है, देवी को मंजूरी नहीं है। फिर प्लेबियों ने दूसरा भेजा, फिर उन्होंने कहा मंजूर नहीं है। फिर प्लेबियों ने अपने में से चुनकर तीसरा भेजा। फिर पेट्रिशियन जो पुजारी थे उन्होंने कहा ये भी मंजूर नहीं है। यानी 200 साल तक लड़ाई लड़ी, अधिकार प्राप्त किए। अधिकार प्राप्त करने के बाद में फिर जब वाणिज्य दूत, जो बहुत बड़ा पद था उस देश का, उसके लिए नियुक्ति करने की बात आई तो मंदिर के जो पेट्रिशियन पुजारी उन्होंने मना कर दिया। तो फिर आखिर में प्लेबियों ने ऐसा वाणिज्य दूत चुना जो कि प्लेबियनों का कम और पेट्रिशियनों का ज्यादा समर्थक था वो प्लेबियन ही, लेकिन वो प्लेबियन के समर्थन में कम था, पेट्रिशियन के समर्थन में ज्यादा काम करने वाला था या उसके अनुकूल था। तो जब ऐसा वाणिज्य दूत चुना प्लेबियनों ने, तब मंदिर के पेट्रिशियन पुजारियों ने कहा कि हां, अब ये देवी को मंजूर है। इसका मतलब प्लेबियनों को सच्चा प्रतिनिधि नहीं मिला। मतलब आप सोचिए कि जिन प्लेबियनों ने 200 साल तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, वो संघर्ष उनका वाला इस एक मान्यता कि देवी का अनुमोदन लगेगा, इस एक अंधविश्वास, इस एक मान्यता की वजह से 200 साल के संघर्ष पे पानी फिर गया। अंध भक्त क्यों निर्माण किए जाते हैं, उसका जवाब है। तो वो जो मान्यता है, जो रोम में सारी प्रजा इस बात को मानती थी कि देवी ने अनुमोदन करना चाहिए, ये जो मान्यता है, ये रोम की प्रजा में आखिर इस मान्यता का प्रचार किसने किया? भाई आसमान से तो नहीं आई होगी ना वो मान्यता, किसी ना किसी ने तो उस मान्यता को बनाया होगा, किसी ना किसी ने उसका प्रचार किया होगा। किसने किया? तो स्वाभाविक है पेट्रिशियनों ने प्रचार किया था, जो वहां का शासक वर्ग था, अल्पसंख्यक था, उन्होंने इसका प्रचार किया। और प्रचार एक दिन में प्रचार करने से तो ये विश्वास पैदा नहीं हुआ होगा आम जनता में, कईयों सालों से वो चला रहा होगा। चलते चलते वो परंपरा बन गई। परंपरा बनने पर लोगों की भावनाओं से जुड़ गई। जब भावनाओं से जुड़ गई तो लोगों ने आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दिया कि डेल्फी का ओरेकल मंदिर की देवी जब तक मान्यता नहीं देगी तब तक वो अधिकारी काम नहीं कर सकता। तो पेट्रिशियनों ने वहां की आम जनता को अंधभक्त बनाया और उस अंधभक्ति का परिणाम पेट्रिशियनों के फेवर में रहा, क्योंकि पेट्रिशियन जैसा वाणिज्य दूत चाहते थे उनके अनुकूल मिले, वो फिर मिला। और प्लेबिनियों के समर्थन में वो उस बड़े स्तर पे लड़ाई नहीं लड़ा जैसी की लड़नी चाहिए। तो इसे कहते हैं अंधभक्ति। इसी से मिलता जुलता उदाहरण हमारे देश का भी है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दम पर, अपने हौसले पर लड़ाई लड़ी, सारा किले जीते, और जीतने के बाद जब राज्याभिषेक करने का मामला आया तो भारत की जनता इस बात पे विश्वास करती थी कि राज्याभिषेक ब्राह्मण ही करेगा। कोई उसमें प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई बुद्धि नहीं। लेकिन राजा का जब भी राज्याभिषेक होगा तो ब्राह्मण द्वारा ही होगा, तभी वो राजा कहलाएगा। अरे शिवाजी महाराज ने अपने दम पर, अपने शक्ति के आधार पर उन्होंने किले जीते, उन्होंने दुश्मनों को हराया और फिर अपना राज स्थापित किया, लेकिन राज तिलक करने के लिए ब्राह्मण ही चाहिए, यह मान्यता फैलाई। और इस मान्यता के कारण फिर ब्राह्मण अड़ गए कि हम शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के ब्राह्मण अड़ गए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिवाजी महाराज वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। तो शिवाजी महाराज को फिर
उत्तर प्रदेश से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को लाना पड़ा, जिसने पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज तिलक किया। तो ये जो मान्यता है कि ब्राह्मण ही राज तिलक करेगा तभी वो राजा माना जाएगा, ये मान्यता किसने प्रचार की? ब्राह्मणों ने। और जो लोग बिना प्रश्न किए, बिना इधर का यूज किए केवल मानते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? अंधभक्त। इसीलिए ब्राह्मणों ने ये अंधभक्त बनाए। रोम का भी उदाहरण है, हमारे देश का भी उदाहरण है, इसलिए ये अंधभक्त बनाए। आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत की जनता इस बात को मानती कि केवल शिवाजी महाराज ने जो युद्ध लड़ा, जो लड़ाई जीती, उन्होंने अपने बल पर जीती और अपने जो साथियों को इकट्ठा किया उनके बल पर, सैनिकों के बल पर लड़ाई जीती, तो आम जनता शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करेगी। किसी के माई के लाल की औकात नहीं थी कि शिवाजी महाराज का राज तिलक करने से रोक ले। आज भी शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते हैं, आम जनता के राजा थे। यही अगर रोम की भी जो जनता है वो ये कहती कि हम लोगों ने वाणिज्य दूत को चुन लिया, हम प्लेबियनों ने चुन लिया, अब हमें किसी देवी की मान्यता की जरूरत नहीं है, ऐसा अगर रोम की जनता करती तो रोम की जनता को भी या रोम के प्लेबियनों को भी उनका सच्चा प्रतिनिधि मिलता। ये ना मिले, इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज में अंधभक्तों का निर्माण करता है। ये है अंधभक्त बनाने के पीछे का कारण, इसे कहते अंधभक्त। और उस अंधभक्त को मानने वाली प्रक्रिया को कहते हैं अंधभक्ति। ये इतनी खतरनाक होती है अंधभक्ति। तो ये साथियों आज का हमारा जो चैप्टर था कि आखिर अंधभक्त क्यों निर्माण किए जाते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक था। उस टॉपिक पे हमने बात कही। अगर इससे संबंधित आपके पास भी कोई जानकारी हो या आपके इसके ऊपर कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।